अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस में कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। पहले उसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि क्या होता है कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर इसको डिस्कस करेंगे, और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स। और आखिर में एक टेम्पलेट लेंगे और कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मंसूर सारोख, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं। और आप मुझसे लिंक्डइन और गिटहब में कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अ, जब हम उसको जानेंगे, उसको समझेंगे, तो इसके बाद हम कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स को जानेंगे। तो contracts, an agreement between two or more parties for the doing or not doing of something specified। का मतलब ये हुआ कि दो पार्टीज के दरमियान एक ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा मुआहिदा जो किसी काम के करने या नहीं करने के बारे में किया जाए, तो उस मुआहिदे को कंट्रैक्ट कहा जाता है। सही। तो कॉन्ट्रैक्ट सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। अब कॉन्ट्रैक्ट के ये दर्ज झेल पर्पसेस होते हैं, फवाइद होते हैं, या मकासिद होते हैं। That to sit out the agreement between the parties, मतलब एक दो पार्टीज हैं, इसकी दरमियान जो मुआहिदा होता है वो इस एग्रीमेंट से शुरू होता है। सिट आउट द एम्स ऑफ द पार्टीज, जो दो पार्टीज है उसकी जो मकासिद होते हैं एक काम के करने को, तो वो इस एग्रीमेंट से पता चलता है, इस कॉन्ट्रैक्ट से पता चलता है। प्रोवाइड फॉर द मैटर अराइजिंग व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज रनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो इसकी जो मसाइल है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से हल किए जा सकते हैं। और वेज ऑफ टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कंसेक्वेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीमेंट है उसकी टर्मिनेशन या इसमें जो कंसेक्वेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, वो इस उसके रास्ते इस एग्रीमेंट या इस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। सही। तो सिंपली कॉन्ट्रैक्ट के ये चार अ, ये चार मकसद है, पर्पसेस है कि हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। सही। तो आगे चलते हैं। इफ the contracts are too harsh or unfair, causing any issue between parties to be unresolved, it is the responsibility of contract laws to contemplate according to their rules। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा सख्त होते हैं या अनफेयर होते हैं, मतलब अनबायस बायस होते हैं, तो दो पार्टीज के दरमियान, तो उस इसके बाद एक कंटेम्पलेट रूल्स होते हैं। कंटेम्पलेट रूल्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा रूल जो उस मुआहिदे को रिजॉल्व करे, या इस जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करे, तो उसके लिए एक लाज या लाज होना चाहिए, जिसे कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट लॉज रोल कहते हैं, कंट्रैक्ट लॉज कहते हैं। सही। तो कंट्रैक्ट लॉज के जो रोल्स है उसको अब हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रैक्ट के जो लॉज होते हैं वो क्यों जरूरी है, अगर वो नहीं होते तो क्या होता है एक मुआहिदे में, और उसके जो ओवरऑल रोल होता है कंट्रैक्ट लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कंट्रैक्ट लॉ नॉट ओनली अपहोल्ड्स एग्रीमेंट but also provides a framework to address dispute arising from harsh or unfair terms, ensuring justice। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ दो चीजों के लिए होता है। एक, टू अपहोल्ड एग्रीमेंट, सही, कि मतलब जो मुआहदे होते हैं उसको आ, रखे दोनों पार्टीज। और दूसरा, टू एड्रेस डिस्प्यूट्स
arising from the harsh or unfair terms। मतलब कि अगर कोई झगड़ा होता है या कन्फ्लिक्ट आता है तो वो इस लॉ के जरिए से वो एड्रेस करते हैं ताकि जस्टिस कायम हो। देयर आर ऑलमोस्ट नो डिस्प्यूट्स ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच रन परफेक्टली। मतलब कोई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली रन होता है तो उसमें ऑफ कोर्स नो डिस्प्यूट होता है, तो ये तो जाहिर है। बट डिस्प्यूट्स कैन अकर, फॉर एग्जांपल शिप कैरी कार्गो। मतलब डिस्प्यूट्स तब आते हैं जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के अनफेयर काम करते हैं या जो काम नहीं करने चाहिए वो काम करते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो अगर हम देखें कि क्यों होते हैं तो वो भी इस फिनोमिना की वजह से होती है, सही? कि एक पार्टी एक काम करना चाहती है और दूसरा पार्टी दूसरा काम, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो डिस्प्यूट बन जाता है, सही? और अगर ये पार्टी जो काम करना चाहती है वो काम ये पार्टी भी करना चाहती है तो वो परफेक्टली रन होता है, इसलिए उसमें नो डिस्प्यूट्स होते हैं, सही? तो उम्मीद है कि पॉइंट आपको क्लियर होगा। In order to avoid disputes and future difficulties, it is essential to draft a document which sets out। मतलब अगर डिस्प्यूट आते आते हैं तो उसको अवॉइड करने के लिए, बढ़ाने के लिए या और फ्यूचर डिफिकल्टीज को बेटर करने के लिए, मतलब अगर फ्यूचर्स के जो मुश्किलात है उसको रिजॉल्व पहले से रिजॉल्व करने के लिए एक डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट की जरूरत होती है, जो कि वो क्या करती है, वो द टर्म्स ऑन विच बोथ पार्टीज एग्री टू वर्क। मतलब वो टर्म्स या वो कंडीशंस दोनों पार्टीज को उस पर राजी हो, सही? मेथड्स ऑफ पेमेंट, सही? कि मतलब जो मनी इन्वॉल्वमेंट है, वो मनी साइकिलिंग है या वो जो टर्म्स है उसको सेट आउट करें। अप्रोप्रिएट वेज टू टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जारी हुआ तो उसको टर्मिनेशन तक जाने के लिए क्या किया चाहिए, उसको उसकी जो वेज है वो ये इधर सेट आउट होते हैं, इधर डिटरमिन होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर। अब कॉन्ट्रैक्ट की जो फीचर्स है वो हम डिस्कस करते हैं कि खसूसियात क्या हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट। मतलब इसका क्या हुआ कि क्लियर के नो एम्बिग्विटी, मतलब और कंसाइज शॉर्ट हो, मुख्तसर हो, और कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट का मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टी के लिए एक जैसा हो, सही? देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है कि ब्लरनेस नहीं हो, सही? शक या शकूक नहीं हो इसमें। एंड द पार्टीज टू द एग्रीमेंट शुड बी लेफ्ट इन नो डाउट एज टू देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। का मतलब ये हुआ कि पार्टीज को पता होना चाहिए इस एग्रीमेंट के बारे में कि इसमें किया है क्या नहीं है, दोनों पार्टीज को, और वो उधर टू बी नो लेफ्ट इन नो डाउट, मतलब दोनों पार्टीज किसी भी शक या शुबे में नहीं होने चाहिए। Ambiguity and doubts can lead to performance issues, which is viewed as unsatisfactory। ओके, अनसेटिस्फेक्शन कब आती है कि जब एम्बिग्विटी एंड डाउट्स आते हैं तो उधर परफॉर्मेंस पे पर कारकर्दगी में इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आते हैं दोनों पार्टीज में। दिस कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट एंड अन एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम, एफर्ट एंड देयरफॉर मनी एंड रिजॉल्विंग द मैटर। इसका मतलब ये सिंपल कि अगर दोनों पार्टीज डिसएग्री है एक काम करने में, सही? या एक पार्टी काम करना चाहती है, दूसरी पार्टी दूसरा काम, सही? तो उस उधर एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम, टाइम का जिया है, एफर्ट और देयरफॉर मनी, सही? तो उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए एफर्ट, टाइम और मनी चाहिए, सही? अब एक पार्ट तो मुकम्मल हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं,
सही। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं ये तो मुकम्मल हुआ, इसको हमने डिस्कस किया कि क्या होते हैं। अब कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? फॉर सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। तो contracts for the supply of custom built software एट अ फिक्स्ड प्राइस। सही, फिक्स्ड प्राइस को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर सप्लायर्स ट्राई टू यूज व्हाट आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स which are used or intended to be used many times over। इसका मतलब ये हुआ कि एक खास किस्म का स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होता है जो कोई यूज करता है, सॉफ्टवेयर सप्लायर्स वो लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और उसको सेल करते हैं। सही, उसको लोगों पर या उसको सेल करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर सप्लायर्स एक खास किस्म का स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट यूज करते हैं। सही, सच अ कॉन्ट्रैक्ट माइट कंसिस्ट ऑफ, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सच अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट इन चीजों पर मुश्तमिल होता है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सिस्टम सेक्शन, set of standard terms and conditions and set of appendixes and annexes। अगर आप इन तीनों को समझे कि ये क्या होते हैं तो आप जो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको समझेंगे, या सिंपल कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो आप समझेंगे। सही, तो सबसे पहले ये हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। सही, इन तीनों को, लेकिन अब एनेक्स क्या होते हैं? तो एनेक्स is to add greater details or supplementary material that stands alone but supports the main document। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स इस डॉक्यूमेंट के साथ होते हैं। सही, लिंक होते हैं या स्टेपल होते हैं, तो उसको एनेक्स कहा जाता है। अब अपेंडिक्स प्रोवाइड सप्लीमेंट्री मटेरियल डायरेक्टली सपोर्टिंग अ डॉक्यूमेंट, raw data या सर्वे authored by papers writers and less valuable alone। ओके, अब इस ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए एक दूसरा बहुत ज्यादा डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, और ये डॉक्यूमेंट, ये अपेंडिक्स इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट या डायरेक्टली स्टेपल नहीं होता, लेकिन ये इसका हिस्सा होता है। सही है, तो इस चीज के बारे में हम आगे जानेंगे कि यह क्या चीज है। और कंप्यूटर के जो कंसेप्ट है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेक्शन, सेट ऑफ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस और सेट ऑफ अपेंडिक्सेस, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब sorry, introductory section, introductory system, it states that it is an agreement between the parties whose names and registered addresses are given। मतलब कि ये एक एग्रीमेंट होता है between two parties whose names and registered addresses are given। मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये सेक्शन जहां नेम्स आते हैं और रजिस्टर्ड एड्रेसेस आते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंट्रोडक्टरी सेक्शन कहा जाता है उस सेक्शन को। इट इज डेटेड एंड रिसाइन्ड बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब यहाँ डेट भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट होता है, जिस वक्त या जिस दिन वो मुआयदा होता है तो उसका डेट होता है, और साइंस होते हैं जो अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं तो उसके मतलब टू पार्टीज के जो साइंस होते हैं वो। सही, इट ऑफन बिगिंस विद अ सेट ऑफ डेफिनेशंस, मतलब सेट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द एग्रीमेंट। मतलब एक डिफिनीशन होता है एक
खास किस्म की कंट्रैक्ट का, सही। set out either in alphabetic order like a dictionary or in order in which they appear in the rest of the contract, the company declined। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल, कि इधर एक डिफिनीशन होता है किस चीज का, कंट्रैक्ट का, कि कंट्रैक्ट किस चीज के बारे में है। और अगर वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में है या किसी भी ऑर्डर में है तो वो उस चीज को इधर एड्रेस करते हैं इस सेक्शन में। और ये जो सेक्शन है या ये जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, ये आमतौर पर कंपनी और क्लाइंट के दरमियान होते हैं। अदर पार्ट्स का मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, सही। अब एक पार्ट तो हमने डिस्कस किया, ये एक मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जो पार्ट है उसको हमने डिस्कस किया इधर, सही है, कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन। अब हम दूसरा पार्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन द स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट। स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट मतलब कि एग्रीमेंट में किया शामिल है और किया शामिल नहीं है। जिस तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन में समझा था कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीजें डिफाइन होती हैं, कुछ चीजें करने होते हैं, कुछ चीजें नहीं करने होते, सही है, जिसको स्कोप कहा जाता है, सही, इन्स आउट्स। तो ये स्कोप इधर डिफाइन होता है, सही, इस सेक्शन में। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों पार्टीज के किया है, एक पार्टी के किया है और दूसरी पार्टी के किया है, सही। एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द ईच पार्टी, और जो फराइज है, जो असल काम है या, सही, दोनों पार्टीज के वो किया है वो भी इधर डिस्कस किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट, ये तो दो पार्ट्स हुए, सही। अब तीसरा पार्ट जो है वो एनेक्स है, ये पार्ट, सही। तो मैं हाइलाइटर को ये सही है। अब एनेक्स, annexes must include any document stated like software requirement specification, जिसे SRS कहा जाता है। This is to avoid, for example, the situation, मतलब annex must include any document stated like software। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, सही, ये सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस सॉफ्टवेयर के जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, उसका डॉक्यूमेंट एनेक्स कहा कहलाता है, सही है। उसकी जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है तो वो कहा क्या कहा जाता है इसको, एनेक्स, सही। तो एनेक्स, ओके, दिस इज टू avoid for example the situation in which statement made by an over enthusiastic salesman while trying to win the business are claimed by the client to constitute part of the contract। इसका मतलब ये हुआ सिंपल, कि एनेक्स में एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो सॉफ्टवेयर की जो ऑल रिक्वायरमेंट्स है, सही, जो स्कोप है इसका सॉफ्टवेयर का, वो उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में एसआरएस, एसआरएस कहा जाता है इसको, सही। तो उस एसआरएस में इंक्लूड होते हैं। इसका फायदा ये होता है इस साजिश का, कि आगे जाके अगर दोनों पार्टीज, मिसाल के तौर पर अगर कंपनी और क्लाइंट, अगर क्लाइंट कहा कहते हैं कि ये चीज भी इंक्लूड करो, ये चीज भी इंक्लूड करो, ये चीज भी इंक्लूड करो, और ये तीनों चीजें इस एसआरएस में नहीं होते, सही, मिसाल के तौर पर इस एसआरएस में इंक्लूड नहीं होते, तो क्लाइंट या कंपनी जो है वो इस एनेक्स को रेफर करके कह सकती है कि ये हमारे एसआरएस में या हमारे एग्रीमेंट में मौजूद नहीं है, सही है। तो एनेक्स इसलिए जरूरी होता है। और अब हमने जो तीनों सेक्शन होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में, हमने उसको डिस्कस किया, सही, कि टर्म्स कंडीशंस, इंट्रोडक्टरी सेक्शन और अपेंडिक्सेस और एनेक्सेस, इसको हमने डिस्कस किया। अब इश्यूज, अब इश्यूज डील विद स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के कॉमन इश्यूज क्या हो सकते हैं, सही। एक
टर्म्स और कंडीशंस के, सही। तो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में वाज़ेह तौर पर लिखना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए कि जो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस मतलब क्या बनाना चाहते हैं, सही, क्या करना चाहते हो मतलब वो जो फिल्म डायलॉग है, सही। तो वो व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, सही। व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोड्यूस्ड का जो पार्ट है वो क्लाइंट के साथ होता है, सही, और डिलीवर्ड का जो पार्ट है ये किसके साथ होता है, शाबाश बताओ। अच्छा, तो बिल्कुल कंपनी के पास होता है, सही। अब ओनरशिप ऑफ राइट्स, ओनरशिप ऑफ राइट्स मतलब जो राइट्स होते हैं या जो ओनरशिप होता है दोनों एक सॉफ्टवेयर का वो किसके पास होते हैं, तो वो भी एक इश्यूज होता है। अब पेमेंट टर्म्स, ये मेन चीज ये होती है कि पेमेंट टर्म्स क्या हो सकते हैं और कैलकुलेटिंग पेमेंट्स फॉर डिलेज एंड चेंजेस, और जो डिलेज आते हैं मतलब पेमेंट पे या चेंजेस आते हैं एक सॉफ्टवेयर में, उसमें पेमेंट पर क्या असर होता है, तो वो भी इस ये वो भी एक इश्यू होता है, सही है, जो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस में डील या डिस्कस किया होता है। और पेनल्टी क्लासेस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लाइंट, सही, कि जो फराइज है वो क्या है। अब इश्यूज डील विद दी, अच्छा, तो वो कंटिन्यू है अब भी। तो स्टैंडर्ड एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग के मतलब मेथड ऑफ वर्किंग क्या हो सकते हैं, वो भी एक चैलेंज जो होता है या इशू होता है। प्रोग्रेस मीटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एक्सेप्टेंस प्रोसीजर्स, वारंटी एंड मेंटेनेंस, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये क्या होते हैं कि वो टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा, तो ये सब चीजें कंट्री में होते हैं, सही। सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें होते हैं, सही। मेथड ऑफ वर्किंग क्या हो सकते हैं कि मतलब इन हाउस हो या जो ऑनलाइन होते हैं वो हो सकते हैं। एंड प्रोग्रेस मीटिंग्स मतलब जो मीटिंग्स होते हैं प्रोग्रेस के वो इसमें डील होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जो काम है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी इस पे डिस्कस हो सकते होते हैं। और जो डिफरेंट प्रोसीजर है इस कॉन्ट्रैक्ट में वो भी इधर होते हैं। और जो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वारंटी है या मेंटेनेंस है वो भी डिस्कस होती है। इसी तरह आखिर में कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्मिनेशन है वो अ, भी डिस्कस किया होता है। तो ये तो था जिस तरह हमने बताया कि कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर, सही, कॉन्ट्रैक्ट फॉर कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर। अब हम दूसरे टॉपिक को जंप करते हैं। तो दूसरा टॉपिक, अच्छा, तो अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मतलब सॉफ्टवेयर सर्विसेज के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो उसके दूसरे जो अकसाम है वो क्या होते हैं। There are four types of contractual arrangement which are widely used in connection with the provision of software services. मतलब चार टाइप होते हैं, सिंपल, फिक्स प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल्स एंड कंसल्टेंसी। तो हम बारी बारी उसको डिस्कस करते हैं। तो contract hire, the supplier agrees to provide the services of the one or more staff to work for the client। मतलब सिंपल कि एक सप्लायर होता है वो इस चीज पर एग्री होता है कि वो एक सर्विस को प्रोवाइड करेगा या एक स्टाफ या दो मोर ज्यादा स्टाफ को लगाकर एक काम करेंगे, सही। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हायर वो सिंपल ये है। स्टाफ वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द क्लाइंट मतलब जो क्लाइंट बोलेगा वो स्टाफ करेगा। Suppliers responsibility is limited to provide suitable competent people and replacing them if they become unavailable or said unsuitable by the client। मतलब कि सप्लायर्स की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो हायर भी कर सकते हैं और फायर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंस, सही। जो सूटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। पेमेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ ए फिक्स्ड रेट फॉर ईच मैन डे वर्क मतलब जो ठेकेदार होते हैं या जो
मजदूर होते हैं उसको मजदूर होते हैं उसको डे पर डे और फिक्स रेट होता है, वो उसको पेमेंट करते हैं, सही। इश्यूज सच एज delay payments, acceptance tests and many others simply do not arise, मतलब ये एराइज नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये सप्लायर का एग्रीमेंट होता है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, सही। इसलिए इसमें काम के खत्म होने के बाद पेमेंट जारी होता है और दूसरे जो मसाइल हैं वो भी एराइज नहीं होते। इसी तरह टाइम एंड मटेरियल, इट इज समवेयर बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट और फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान टाइम एंड मटेरियल होता है। मतलब इसमें भी टाइम मटेरियल्स और इसमें भी टाइम मटेरियल होते हैं, सही, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं। The supplier agrees to undertake the development of software in much the same way as a fixed price contract, but payment is made on the basis of the cost incurred, with labor charged in same way as for contract hire. इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि इसमें टाइम और मटेरियल के को मद्देनजर रखते हुए पेमेंट जो होता है वो वेरी करता है, सिंपल, सही। और फिक्स प्राइस मतलब होता है लेकिन नहीं होता, सही, सिंपल। एंड द सप्लायर इज नॉट कमिटेड टू कंप्लीटिंग द वर्क फॉर अ फिक्स प्राइस, मतलब सप्लायर जो होता है वो फिक्स प्राइस पर काम नहीं करता, सही। मतलब कमिट नहीं होता, क्यों? क्योंकि काम, क्यों? ओके, although a maximum payment may be fixed beyond which the project may be reviewed, मतलब ये है कि काम की आगे पीछे या बड़ा होने के इम्कानात भी इसमें होते हैं, इसलिए पेमेंट का जो मेथड है वो फिक्स नहीं होता, सही, सिंपल। अब कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कंसल्टेंट्स आर टिपिकली यूज्ड टू असेस सम एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टू मेक proposal फॉर इम्प्रूवमेंट्स, मतलब क्या कि कंसल्टेंट्स आर टिपिकली यूज्ड टू असेस सम एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये असेसमेंट करते हैं, ये जो कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं किस चीज का? एक ऑर्गेनाइजेशन का, और एक प्रपोजल तैयार करते हैं इम्प्रूवमेंट्स की, सही। तो वो कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। The end product of the consultancy project is therefore a report or other document, मतलब कई असेसमेंट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें असेसमेंट के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन की जो इम्प्रूवमेंट्स है वो डिस्कस किए होते हैं इस डॉक्यूमेंट में, सही। तो वो मतलब कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट में सिंपल एक रिपोर्ट तैयार होता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है, सही। इसी तरह कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली अंडरटेकन फॉर अ फिक्स्ड प्राइस, बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच सिंपलर, मतलब सिंपल ये कि फिक्स प्राइस होता है और ये सिंपलर होता है क्योंकि कंसल्टेंट आता है और असिस्ट करता है, डॉक्यूमेंट तैयार करता है, सही, दैट्स इट। और ये कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। अब ये एक टेम्पलेट है तो आप इसको रिव्यू करें। हमने जो भी डिस्कस किया इस लेक्चर में, तो इंशाल्लाह आप उसको समझेंगे और जानेंगे। और जो मैंने आपको कहा था इधर के मैं हाइलाइटर को तब्दील करता हूँ, ये ठीक रहेगा, आई थिंक सो, यस, यस, ये ठीक रहेगा। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये जो सेक्शन हमने डिस्कस किए, सही, ये सेक्शंस शॉर्ट स्टैंडर्ड टर्म्स एंड अपेंडिक्सेस, तो आज हम उसको, आज नहीं, अब हम इसको देखेंगे कि अच्छा, तो ये सेक्शन इंट्रोडक्टरी सेक्शन, मतलब ये थोड़ा बहुत अच्छा, ये डेट हुआ, मैं हाइलाइटर को तब्दील करता हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा, आई थिंक सो, तो शायद ये ठीक रहेगा। अच्छा, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर का टेम्पलेट है, सही। तो इधर कंट्रोल ई और इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, इसको इरेज करो, कंट्रोल आई, ओके। तो
इसमें डेट होता है, एड्रेसेस होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, नेम ऑफ द कंपनी होती है, सही, सप्लायर और कंपनी का, और क्लाइंट नेम एड्रेस होते हैं, और कनेक्टिविटी एज पार्टी, सही, और साइन भी यहाँ होता है, सही। तो इसको हमने डिस्कस किया था। अब पर्पस ऑफ एग्रीमेंट, सही, डिफिनीशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, सॉफ्टवेयर डिलीवरेबल्स, एक्सेप्टेंस, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंडे, सही, कॉन्ट्रैक्ट टाइप किया है कि मतलब टाइम मटेरियल है, कॉन्ट्रैक्ट हायर है, कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, किया है, तो इसमें आप इसको चेक करेंगे, सही। अब स्कोप ऑफ द वर्क किया इंक्लूड है, किया इंक्लूड नहीं है, जिससे एसआरएस में लिखेंगे, सही। इसी तरह डिलीवरीज इन माइलस्टोन्स है, सप्लीमेंट्री शेल डिलीवर दिस, मतलब के डिलीवरेबल्स किया है और माइलस्टोन्स किया है, सही। अच्छा, अब स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग के मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, कि वाटरफॉल है, डेवलपमेंट मेथडोलॉजी मतलब क्या है इसमें, सही। इसको यहाँ डिस्कस किया होता है। अच्छा, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन के शल अपॉइंटमेंट, मतलब जो डिफरेंट मीटिंग्स होते हैं, वो इधर मतलब इसमें लिखे होते हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह होते हैं, सही। प्रोजेक्ट मैनेजर और जो स्टेक होल्डर है, या जो क्लाइंट है उसके उनके दरमियान। इसी तरह क्लाइंट ओब्लिगेशन के, क्लाइंट के जो ओब्लिगेशन है वो क्या है, वो इधर डिस्कस करते हैं कि होते हैं। और पेमेंट टर्म्स के अमाउंट प्लस करेंसी के अमाउंट क्या होता होगा, करेंसी क्या होगा, पेमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, मंथली बिलिंग के मेन डे रेट्स के, माइलस्टोन बेस्ड पेमेंट्स क्या है, सही। इसी तरह इनवॉइस शेल बी पेबल विद इन नंबर्स डेज ऑफ रिसीप्ट, मतलब के इनवॉइसेस के जो कम्युनिकेशन है वो भी इधर डिस्कस क्या होता है। एंड डिलेस चेंजेस वेरिएशंस के चेंज रिक्वेस्ट आएगा तो प्रोजेक्ट पर और पेमेंट पर क्या असर डालेगा। और स्पेसिफिकेशन कैलकुलेशन मेथड या डेली जो पेनल्टीज है वो इधर डिस्कस किए होते हैं। एक्सेप्टेंस प्रोसीजर के मतलब क्या प्रोसीजर होते हैं जो एक्सेप्टेंस लेटर या वगैरह आते हैं, सही। अच्छा, वारंटी एंड मेंटेनेंस के वारंटी पीरियड या एसआरएस में जो shall operate substantially, मतलब कि जो मेंटेनेंस है या वारंटी है इस प्रोजेक्ट के, ये इधर डिस्कस किए होते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो ओनरशिप है, ये इधर डिस्कस, यस, ओनरशिप इधर है। अब द सॉफ्टवेयर shall be transferred to the client upon full payment, मतलब license to the client now execute exclusively, and pre-existing IP remains the property of the original party, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर तैयार होगा, सही, तो जब कंपनी डिलीवर करेगा तो ओनरशिप भी क्लाइंट के पास जाएगा, लेकिन फुल पेमेंट, क्लाइंट के फुल पेमेंट करने के बाद, या जो भी राइट्स या जो भी के बाद केस पर होता है, तो ये इधर एक्चुअली डिस्कस किया होता है। एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी इधर डिस्कस होता है। टर्मिनेशन पॉइंट के मतलब के जो सब्जेक्ट है वो कब टर्मिनेट होगा, तो वो इधर डिस्कस किया होता है। लिमिटेशन ऑफ द लायबिलिटी, फोर्स मेच्योर, neither party shall be liable for failure to perform due to events beyond reasonable control, मतलब के एक, इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल डिजास्टर्स या आते हैं, या जो क्लाइंट है उसका मतलब वफात होना, या उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो इधर डिस्कस किए होते हैं। एंड गवर्निंग लॉ एंड jurisdiction, सही, कंट्री स्टेट jurisdiction, मतलब ये इधर डिस्कस होते हैं। एंड एंटायर एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट शैल बी annexes और एंटायर एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज एंड सप्लीमेंट्रीज, ओके। और आखिर में मतलब इधर एंटायर एग्रीमेंट डिस्कस किया होता है। और सिग्नेचर यहाँ साइंस होते हैं कि सप्लायर्स की और क्लाइंट की, सही। अच्छा, तो और आखिर में एनेक्स होता है फुल, मतलब सॉफ्टवेयर एसआरएस
सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, प्रोजेक्ट प्लान इन माइलस्टोन्स होते हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड टेस्टेंस प्रोसीजर होते हैं, वारंटी एंड मेंटेनेंस टर्म एंड प्राइसिंग एंड पेमेंट मेथड। मतलब इन सारों की एक डॉक्यूमेंट, अलग अलग डॉक्यूमेंट होती है, और इन डॉक्यूमेंट को हम एनेक्सेस कहा कहते हैं। सही, सिंपल डेट ओ एनेक्स, उन डॉक्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एनेक्स। सही, तो दैट्स इट। और अगर आपका कोई भी सवाल हो कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तो कमेंट करें। और मंसूर सारोख, जो कि पहले मैंने बताया था, आप मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और गिटहब में जो भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आपने आज कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में किया, समझा, किया लर्न किया, या किया अंडरस्टैंड किया, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स एरियाज है वो आप मुझे बता सकते हैं। और जो भी आपका जो भी क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू।